जय हिंद, जय भारत साथियों। आज फिर से मैं काफी दिनों के बाद फेसबुक लाइव पे आया हुआ हूं। तो काफी साथियों का प्रश्न था सर कि किसी के कोई भी प्रश्न या सवाल या जवाब हैं तो हम दे सकें। तो एक मुख्य विषय है जिस पर आज हम लाइव आए हैं। जैसा कि आज आप लोगों ने देखा होगा न्यूज के माध्यम से भी, अब तो अखबारों में भी चल रहा है, न्यूज में भी चल रहा है कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार जो भी बैंक या एनबीएफसी बैंक जो भी होंगे, अगर आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको अब तकलीफ आने वाली है। लगातार आप देख रहे होंगे ये सिलसिला, जो कर्ज से परेशान व्यक्ति हैं उनको परेशान किया जा रहा था। अब ये सिलसिला घटने वाला है और आम जनता को राहत मिलने वाली है। जल्द ही आरबीआई पे हम लोगों ने इतना दबाव बनाया हुआ है कि अब वो बैंकों एनबीएफसी बैंकों पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। जो ये बैंकों की मनमानी, एनबीएफसी बैंकों की मनमानी चला करती थी, प्राइवेट फाइनेंसरों की मनमानी चला करती थी, उस मनमानी पर अब आरबीआई को मजबूरन अब कदम उठाने पड़े हैं और इनको एक दायरे में रखा जाना सुनिश्चित किया गया है। अभी आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। पेटीएम जिसका हम इस्तेमाल करते हैं लेन देन के लिए, इनका लोगों को वो कर्ज देने का तरीका बहुत ही गलत तरीके से ये लोगों को कर्ज देने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप पेटीएम का ऐप चला रहे हैं तो आपको जबरदस्ती लोन प्रोवाइड उस ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने गलती से भी टिक कर दिया तो लोन सैंक्शन हो जाता है। आप उसे डिसबर्स करें या ना करें, उस पर इंटरेस्ट चालू हो जाता है। आपने कोई सामान लेना हुआ, आप अपने वैलेट से पैसा देना चाह रहे हैं लेकिन ये अपने लोन अकाउंट से पैसा उसको फॉरवर्ड कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और उसके बाद वो आपसे चार्जेस, ईएमआई और इंटरेस्ट, तरह तरीके के पेनल्टी लगाना चालू कर देते हैं। इससे आम जनता को पता भी नहीं चलता, वो पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा नहीं है अगर बाई चांस, तो उससे फिर पैसे मांगे जाते हैं। ना देने पर सिविल स्कोर खराब करने की धमकी दी जाती है। तो यह बहुत बड़ी समस्या इस समय पेटीएम कर रहा था। साथ में ही पेटीएम इंटरेस्ट, पेनल्टी और तरह तरह के उस पे चार्जेस अलग अलग तरीके के वो लगाने का काम कर रहा था, जिससे देश की जनता बहुत ज्यादा आहत हो चुकी थी। अंत में आरबीआई को खुद आकर के इस बात को कहना पड़ा कि पेटीएम के ऊपर कार्रवाई भी करनी पड़ी कि आप किसी भी व्यक्ति पर बिना जानकारी के दिए हुए उस पर कोई भी बेमतलब के चार्जेस आप नहीं लगा सकते हैं। आरबीआई ने सख्त गाइडलाइंस उन बैंकों के लिए भी दिया, उन एनबीएफसी बैंकों के लिए भी दिया हुआ है कि जो भी बैंक या एनबीएफसी अब अदर चार्जेस लगा रहे हैं उसे उन्हें हटाना पड़ेगा। साथ में ही अगर उन्होंने आपके बिना जानकारी के, उन्होंने बिना आपकी जानकारी के आपके लोन अकाउंट में किसी भी प्रकार के चार्ज लगाए हुए हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, आप उनसे लेटर के माध्यम से पूछिए। और साथ में ही आरबीआई ने गाइडलाइन से भी इशू कर दिया है कि अब बैंकों को जो भी वो चार्जेस, एडिशनल चार्जेस जो है लगाते हैं लोगों से रिकवर करने के लिए, वो अब से नहीं लगाएंगे। अब उन्हें जो ब्याज लेते हैं वो उसी ब्याज में ही चार्जेस होंगे। तरह तरीके के जो भी चार्जेस होंगे उसी ब्याज में होंगे। ब्याज से अलग किसी भी प्रकार का पैसा अब आरबीआई नहीं ले सकता है। आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार बैंक नहीं ले सकते हैं। आरबीआई ने यह साफ स्पष्ट कर दिया है। तो इसका हम समर्थन भी करते हैं। जल्द ही यह नियम लागू भी हो जाएगा। आरबीआई ने इस पे संज्ञान भी लिया है, पर जैसे ही सर्कुलर नोटिफिकेशन के माध्यम से आरबीआई इन बैंकों को नोटिफिकेशन जारी कर देगा, वैसे ही आप आम जनता का कर्जा
ऑटोमेटिक जो कर्जा, अगर देखा जाए कर्जा बहुत ज्यादा नहीं है, कर्जा बहुत कम होता है इनका, लेकिन वो कर्जा बढ़ा बढ़ा के 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना कर देते हैं बैंक वाले, जिससे आम आदमी दबाव में आ जाता है। आप सभी लोग दबाव में जो है आए हुए हैं, तो बिल्कुल मत घबराइए। आरबीआई को हम लोग लगातार लेटर लिख रहे हैं, हमारी टीम लगातार लिख रही है, हमारी संस्था लगातार लेटर लिख रही है आरबीआई को सुधार के लिए, बैंकों की मनमानी के लिए। जिस तरीके से बैंक लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, और हम जल्द ही चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो, और कार्रवाई होगा जल्द ही। बैंकों ने भी, आरबीआई ने भी अपना रुख अब बैंकों की तरफ ना करके आम जनता की तरफ किया है, और इसमें ही आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार अब एनबीएफसी को भी चलना पड़ेगा। पेटीएम के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हुई, आने वाले समय में जब पेटीएम जैसी कंपनियों को नहीं छोड़ा गया, तो आने वाले समय में बड़ी बड़ी जो एनबीएफसी कंपनियां चल रही हैं, जो पूरे भारत को पूरी तरीके से लोन दे करके पूरे भारत को ऋण दे करके लोगों को फंसाने का काम कर रही हैं, और हमारी संस्था के माध्यम से हम ऋण मुक्त भारत की मांग कर रहे हैं, निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत की मांग कर रहे हैं। और हमारी संस्था लगातार आप सभी की मदद दिन रात कर रही है। तरह तरीके के जो केसेस आ रहे हैं, अब तो आपने ये भी मैसेज सुना होगा या नहीं सुना, तो मैं बता देता हूं कि अभी मध्य प्रदेश में कुछ रिकवरी एजेंट लगातार किसी परिवार को परेशान कर रहे थे। हमारी टीम के सदस्यों ने हमसे गाइडलाइंस लिया, बातचीत हुई, तो हमने उनसे एनसीआरबी में उनको रिपोर्ट कराया है, एफआईआर दर्ज हो गई है उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ। 5 धाराओं में, सीआरपीसी की 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही ऐसे ही जो रिकवरी एजेंट किसी के घर को छीनने के बाद भी उस परिवार को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, या किसी अन्य प्रकार से उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारी टीम निःशुल्क रूप से आपका मदद करने के लिए आगे आ रही है। आप आगे आइए, लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी, आपकी लड़ाई है। हम निःशुल्क रूप से मदद कर रहे हैं, हम आपको निःशुल्क रूप से जितनी मदद कर सकते हैं, जितनी भी हमारी क्षमता है, हम उस क्षमता के अनुसार मदद कर रहे हैं। पर लड़ाई तो आपकी है और आपको लड़नी पड़ेगी, आपको आगे आना होगा। आप आगे आइए, साथ चलिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। पूरे देश में जैसा आप जानते हैं हमारी पूरी टीम काम कर रही है, तो कंधे से कंधा आप लोग भी मिलाइए। और आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और मेरी पूरी टीम उस प्रश्न का जवाब जरूर देगी। बिल्कुल मत घबराइए, आप लेटर बैंक को लगातार लिखिए, अपनी समस्याएं बताइए, स्पीड पोस्ट कीजिए लेटर को, और जल्द ही अच्छी सूचना आने वाली है। पीआईएल का भी काम लगभग पूरा होने वाला है, और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में भी हम पीआईएल लगा देंगे। और सौभाग्य से पीआईएल की टीम में मैं भी इस समय सम्मिलित हूं, और सभी साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पीआईएल के लिए, दिन रात काम चल रहा है। और आप लोगों का पीआईएल बहुत बड़ा पीआईएल होने वाला है, देश का सबसे बड़ा पीआईएल होने वाला है, क्योंकि अभी तक 15,000 लेटर आ चुके हैं। उन 15,000 लेटरों की कॉपियां लगाई जा रही हैं। साथियों, आपका एक एक व्यक्ति की जानकारी हम सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं, और साथ में ही हम मांग करते हैं आप लोग ज्यादा से ज्यादा लेटर भेजिए। आपके जितने ज्यादा लेटर आएंगे उतने लोगों का डाटा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जितने लोगों का डाटा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी आपकी तरफ निर्णय लेने में फिर हिचकिचाएगा नहीं। तो मेरी मांग है कि आप ज्यादा से ज्यादा लेटर्स आप जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए कार्यालय पे भेजिए। आप प्रधानमंत्री जी को भी लिखिए, मुख्यमंत्री जी को भी लिखिए, अपने एसडीएम के यहां लिखिए। साथ में आप माफी के लिए भी समय मांगिए, लेटर जरूर मांगिए। आप पे अगर कोई भी चार्ज लगाया गया है, आप पे कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज है, तो बिल्कुल मत घबराइए। आप चार्ज की जानकारी लेने के लिए जो बैंक द्वारा लगाया जा रहा है, एक लेटर लिखिए बैंक को कि मेरा ये चार्ज क्यों लगाया गया है, इसका कारण क्या है। बैंक आपको बताएगा, बैंक आपको बताना ही पड़ेगा बैंक को
कि वो चार्ज किस लिए बैंक ने आपसे चार्ज लिया है। साथियों, ऐसे ऐसे लोगों की समस्याएं हम लोग दिन रात सुन रहे हैं। आपको दिखा नहीं पा रहा हूं। पर डे हमारे पास कम से कम 1000 से 1500 कॉल एक नंबर पे आता है। पर डे की बात है। आप साथी अगर देखना चाहते हैं इस एग्जाम्पल को तो मेरे कार्यालय आ सकते हैं, मैं दिखा देता हूं, या अपना नंबर यहां कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं आपके नंबर पे डाइवर्ट लगा दूंगा 1 घंटे के लिए। आपका मोबाइल अगर 1 घंटे के लिए भी डाइवर्ट लगा दिया तो आपका मोबाइल हैंग हो जाएगा। साथियों, इतना फोन आ रहा है पूरे देश से, लोग इतना परेशान है, बहुत दुख है इस बात का, बहुत तकलीफ है कि इतने ज्यादा लोग परेशान हैं कि बहुत तकलीफ होता है। मन कभी कभी आहत होता है। दिन रात उनके बारे में दिमाग में चलता रहता है, कैसे इनको कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत जल्दी से मुक्ति दिला दूं। प्रभु से रोज ईश्वर से कामना करता हूं, और इसके लिए जो भी लीगल भी मदद हो रही है हम पूरी मदद कर रहे हैं। ईश्वर से यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रभु इन परिवारों को राहत दो, इन परिवारों को कर्ज से बाहर निकालो, इन्हें अपना जीवन जीने का अधिकार मिल जाए। एक बार ये अपना जीवन जीने लगे, इनके घर खुशहाली लौट आए, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होगा। साथियों, यही पुण्य कमाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। आप लोग जरूर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी साथी देख रहे हैं, आपसे बस यही मांग है, यही हमारी फीस है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्या पता किसी भी ऐसे परिवार के पास ये वीडियो पहुंच जाए जिसके घर में खुशहाली लौट आए और उसका कर्जा माफ हो जाए, तो उसको घर में खुशहाली लौट आए, उसको समय मिल जाए, तो उसके घर परिवार में भी सुख शांति आ जाए, बड़ा खुश हो जाए परिवार। ऐसे परिवारों तक जरूर पहुंचाइए, क्या पता किसके कब काम आ जाए। तो साथियों, मेरा नंबर है, मैं अपना नंबर भी शेयर कर दे रहा हूं, 9818571945। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, अपनी समस्या व्हाट्सएप करिए, अपने लेटर भेजिए, अपनी जो भी है गूगल पे जाकर आप फॉर्म भरिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए, अपने क्षेत्र में लोगों को बताइए। हमारे लीडर्स कई काम कर रहे हैं, उनके साथ मिल करके आप अपने क्षेत्र में लोगों को बताइए कि सर इस तरीके का निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, क्या आपने फॉर्म भरा या नहीं भरा। कम से कम उनके फॉर्म भरवा दीजिए। आप अपनी जिम्मेदारी, इतनी जिम्मेदारी निभाइए, जरूर जरूर रंग लाएगी ये मेहनत जरूर सबकी अब रंग लाने वाली है। बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है साथियों, अब 2-1 महीने के अंदर सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, हमारी मांग माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मांग जायज मांग है, कोई गलत मांग नहीं है। जब देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है और वो कर्ज लेकर विदेश भाग सकते हैं, तो देश के आम जनता का कर्जा एक बार क्यों नहीं माफ हो सकता है। हमारी मांग बिल्कुल जायज है। हमारी मांग है ऐसे बच्चों का जिन्होंने अगर पढ़ाई के लिए लोन लिया है तो उन्हें सब्सिडी क्यों नहीं दिया जा सकता, या उनका कर्जा एक बार पूरी तरीके से माफ क्यों नहीं हो सकता। हमारी मांग है उन परिवारों के लिए जिनके घर में उनके माता पिताजी एक्सपायर हो गए और उनके घर से छत छीनने का काम अगर बैंक कर रही है तो उन पर रोक लगाया जाए, उन्हें समय दिया जाए। हमारी मांग जायज मांग है, हमारी मांग गलत मांग नहीं है। साथियों, इसी के साथ हमारी मांग अगली मांग है, क्यों ना माफ किया जाए उन किसानों का कर्जा जिन्होंने कोरोना लॉकडाउन के कारण अपने घर में अन्न पैदा नहीं कर पाए और आज अपने परिवार को चला पाने में असमर्थ हैं और आत्महत्या की कगार पे जा रहे हैं, गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्यों ना इनका एक बार कर्जा माफ किया जाए। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या मांग ये गलत मांग है कि सही मांग है, क्या ये मांग पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये पता चल सके कि क्या हम वास्तविक हमारी मांग है या नहीं है। साथियों, क्या दोष है उन बच्चों का जिनके माता पिता ने लोन लिया और वो गुजर गए किसी भी कारण से, कोरोना में, लॉकडाउन में, या उनकी आर्थिक स्थिति के कारण। अब उन परिवार का, उस बच्चों का क्या दोष है कि उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है। क्या दोष है उस व्यापारी का जिन्होंने व्यापार करने के लिए लोन लिया था पर लोन चुका पाने में असमर्थ रहे और आज वो अपने परिवार सहित आत्महत्या करने के कगार पर आ चुके हैं और बिजनेस भी नहीं चला, लोन भी नहीं दे पा रहे हैं। कितना दुखद बात है। साथियों, कम से कम सरकारों का काम जो है
इस तरीके का वातावरण देश में बनाने का काम है ताकि देश की जनता खुशहाली के मार्ग पर रहे। आज बेरोजगारी की समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है साथियों कि देश में रोजगार नहीं है। सरकारें लगातार नए स्टार्टअप की बात कर रही हैं। ऐसे युवाओं को धकेल दिया जा रहा है नए स्टार्टअप में कि उनको जानकारी नहीं है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ स्टार्टअप के नाम पे वो जोखिम ले रहे हैं और अपना 2 साल 4 साल उस स्टार्टअप में लगाते हैं और वो फेल हो जाते हैं, पूरी तरीके से धराशायी हो जा रहे हैं। इसके बाद वो ना नौकरी कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी जो है वो वहां लगा चुके हैं, ना स्टार्टअप में जा पाते हैं और उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और आत्महत्या अंत में कर ले रहे हैं। ऐसे युवा आजकल देखने को मिल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकारों से कि क्या स्टार्टअप करना तो जरूरी है, लेकिन उसके लिए क्या स्किल्ड करने की व्यवस्था सरकारों ने की? बिना स्किल्ड किए आप स्टार्टअप का प्रचार कर करके ऐसे युवाओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर देना कितनी गलत बात है। ये शीर्ष नेतृत्व को तय करने की जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी है। इस बात को तय करने की कम से कम स्किल्ड की व्यवस्था पहले की जानी चाहिए, फिर स्टार्टअप में लोगों को ढकेलना चाहिए। सिर्फ मोटिवेट कर देने से कोई व्यक्ति अगर स्टार्टअप में आ रहा है तो उसके लिए दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है, क्योंकि किसी भी स्टार्टअप को सफल होने के लिए सबसे पहले पेशेंस, जानकारी और एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, उसको सबसे महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस है। जितना ज्यादा वो एक्सपीरियंस अगर होगा तो अपने स्टार्टअप को संभाल पाने में, अगर स्टार्टअप गिरता भी आगे चल के तो उस कम से कम संभाल लेगा। बहुत ऊपर तो नहीं पहुंच पाएगा बाई चांस, तो वो कम से कम संभाल लेगा, अपनी चीजों को मैनेज कर लेगा, अपने खर्चे मैनेज कर पाएगा। पर व्यक्ति अगर कहीं नॉलेज नहीं लिया है, स्किल्ड नहीं हुआ और उससे उसकी जानकारी नहीं है और वो मात्र ये इसलिए कि देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, चलो स्टार्टअप में घुस जाते हैं, वो व्यक्ति लोन लेता है और स्टार्टअप में चला जाता है। 2, 4, 5 लाख रुपए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए लगा देता है स्टार्टअप में। घर परिवार की संपत्ति बेचनी पड़ती है, फिर उस स्टार्टअप को भी बंद करना पड़ता है, घर परिवार की संपत्ति बेच करके भी उसका पैसा चुकाना पड़ता है। वो व्यक्ति नहीं चुका पाता, वो लड़का नहीं चुका पाता तो आत्महत्या की कगार पर चला जा रहा है। ऐसे कई युवा हमें मिले। ये कितनी दुखद बात है। शिक्षा में किस तरीके का प्रचार प्रसार हो रहा है आप लोग सभी जानते हैं। शीर्ष नेतृत्व जिस स्कूल में जाता है उस स्कूल में जाने की सूचना 1 महीने से 1.5 महीने पहले होती है कि यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व आने वाला है। तब तक उस स्कूल की कायाकल्प बदल दी जाती है ताकि शीर्ष नेतृत्व आए तो देख ना पाए कि पर्दे के पीछे देश में चल क्या रहा है। शीर्ष नेतृत्व जब पहुंचते हैं वहां पर वो अपनी वीडियोग्राफी करा करके, फोटोग्राफी करा करके और देश को दिखा करके वहां से निकल जाते हैं। वो यही दिखा देते हैं, वही दिखाना चाहते हैं, वही देखना चाहते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको भी पता है कि क्या किस तरीके से चल रहा है, शासन प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, उसमें बदलाव जरूर होना चाहिए। गरीबों की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। आप संख्या देखिए तो लगातार असहाय लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जो अपनी बातें लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, उनके पास माध्यम नहीं, अगर वो उठाने की कोशिश करते हैं उनको दबा दिया जाता है। क्राइम रेट किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है आप देख रहे हैं। हर राज्यों की स्थिति बहुत ज्यादा गहरी। इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए, मेन मुद्दा हमारा कर्ज का मुद्दा है। क्या इस तरीके से लोग कर्ज में डूबे नहीं हुए हैं? मैं प्रशासन से भी पूछना चाहता हूं, प्रशासन में कितने ऐसे अधिकारी मिले कि जो खुद कर्ज से डूबे हुए हैं, खुद परेशान हैं। वो हमारे इस मुद्दे का समर्थन भी करते हैं, वो चाहते हैं कि कर्ज मुक्त भारत अभियान हो चले, पर उनकी एक लिमिट है। कहते हैं साहब मैं आगे से तो नहीं आ सकता हूं, मदद नहीं कर सकता हूं, पीछे से आपके साथ हूं, क्योंकि हमारी नौकरी का सवाल है, पेट का सवाल है। हम समझ सकते हैं, हम जान भी सकते हैं कि उनकी पेट का सवाल है और इसलिए वो आगे से मदद नहीं कर सकते हैं, वो पीछे से मदद कर रहे हैं। और जो भी समर्थन मिलता है, पूरा समर्थन पूरा देश दे रहा है, इसके लिए आपका आभार। पर साथियों, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। साथियों, यही आपको आज सूचना देनी थी कि किस तरीके से अब कार्यवाही होना चालू हो गया है। बिल्कुल मत घबराइए,
बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पेटीएम पे कार्यवाही जिस तरीके से हुई, आपने देखा होगा पेटीएम का शेयर 10% अचानक घट गया कल से। पेटीएम को आने वाले समय में पेटीएम जिस तरीके से धराशायी होगा, उसका आप मेरी इस बात को याद रख लीजिएगा, मेरा यह भविष्यवाणी है। आने वाले कुछ ही सालों में या हो सकता है कुछ ही महीनों में पेटीएम धराशायी होने वाला है और इसको कोई बड़ी संस्था इंस्टीट्यूशन इसको टेक ओवर करेगी। क्योंकि पेटीएम ने जिस तरीके से लापरवाही, नियमों का उल्लंघन कर करके लोगों को परेशान, हताश करना चालू कर दिया, लोगों ने पेटीएम ही यूज करना छोड़ना चालू कर दिया है। पेटीएम का स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाली है, जो कि ऐसा उम्मीद नहीं था पेटीएम के लिए। पर इसी तरीके से बहुत सारे एनबीएफसी, बहुत सारे बैंक जिनका मैं अभी नाम नहीं ले सकता हूं, सतर्क हो जाएं। साथ में साहूकारों से भी मेरी निवेदन है कि कृपया इस तरीके से जनता को परेशान ना करें, नियमों के अनुरूप ही उनके साथ व्यवहार करें, ताकि उनका भी भला और आपका भी भला। साथियों, जो भी आपकी समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।